नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं सुधीर मोतला। आपकी क्लास चल रही है पॉलिटी की, और ये पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास है। जैसे जैसे हमने आपसे वादा किया था कि पॉलिटी हम पूरी कराएंगे, एक एक क्लास और कंसेप्चुअल चीज़ें हम आपको बताते हुए चलेंगे। उसी रिदम में हम आपको एक क्लास और लेकर आए हैं, और इस क्लास में हम आपको थोड़ी टर्मिनोलॉजी है, जैसे सरकार क्या होती है, प्रशासन क्या होता है, सुशासन क्या होता है, शासन क्या होता है, इसमें हम डिस्कस करेंगे। और एम्पैथी वगैरह कैसे काम आती है, क्या अकाउंटेबिलिटी है, क्या ट्रांसपेरेंसी होती है प्रशासन में, और शासन में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इसको आज हम समझेंगे। देखिए, ये थोड़ा सा मेंस का पार्ट है, इसमें पीटी का क्वेश्चन इससे नहीं बनेगा, लेकिन एक समझ विकसित करने के लिए प्रशासन और शासन के लिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने के लिए ये आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और तो बने रहिए हमारे साथ। आइए पढ़ते हैं, देखते हैं इस क्लास में। तो चलते हैं। यह आ गया आपका सरकार। देखिए, जैसे पहले बात करेंगे कि सरकार किसे कहते हैं। बात करेंगे हम कि सरकार किसे कहा जाता है। समझिए, इसमें लिखा है सरकार। सरकार गवर्नमेंट। तो गवर्न और मेंट यानी कि जो गवर्न करने वाला है चीज़ों को, उसे गवर्नमेंट कहते हैं। गवर्नमेंट का मतलब किससे है? सरकार से। तो राज्य के कार्यात्मक अंग को सरकार कहा जाता है। कैसा अंग? कार्यात्मक अंग, अर्थात वह अंग जो कार्य करता है। जो राज्य का वह अंग जो काम करता है। काम क्या क्या काम करता है? जो शासन का काम करता है, उसे क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। तो राज्य के कार्यात्मक अंग, राज्य क्या है? आपका जो राज्य है वो राज्य क्या है? भारत है। राज्य भारत है, ठीक है। अगर हम स्टेट की भी बात करें, इसे स्टेट भी कह सकते हैं हम। राज्य, भारत और स्टेट एक ही बात है। भारत एक स्टेट है, भारत एक राज्य है, ठीक है। और भारत एक देश है या राष्ट्र भी है भारत। तो इसी तरीके से जब हम दूसरे प्रदेशों की बात करते हैं तो उसमें भी गवर्नमेंट होती है, वो अलग स्तर पर है, वो सेंटर और प्रादेशिक स्तर की सरकारें होती हैं। लेकिन अभी हम इस सरकार की बात करते हैं, सिंपल राज्य की बात करेंगे। तो राज्य का मतलब इस भारत से है। तो इसे समझिए कि राज्य का वह अंग यानी कि भारत का वह अंग कौन सा है? जो कार्यात्मक अंग है। कार्यात्मक अंग कौन है? कार्यात्मक अंग होता है सरकार। सरकार एक कार्यात्मक अंग होती है, भाई सरकारें ही तो काम करती हैं राज्य में, तो वही क्या है? उन्हीं को सरकार कहा जाता है। अर्थात सरकार के रूप में ही राज्य को देखा या समझा जा सकता है। सरकार के रूप में ही राज्य को देखा या समझने का मतलब है कि आप राज्य का व्यक्तित्व, उसका बिहेवियर, उसका काम करने का ढंग, उसकी उसकी जो व्यवहारिकता है, उसको सब कहाँ देख सकते हैं? सरकार में। अर्थात जैसी सरकार होगी राज्य का स्वरूप ऐसा ही माना जाता है, ठीक है। जैसे राज्य अगर कम्युनिस्ट है तो सरकार भी कम्युनिस्ट होगी, राज्य लोकतांत्रिक है तो सरकारें भी लोकतांत्रिक होगी। तो हमने कैसा झंडा लगा रखा है? हमने लोकतंत्र का झंडा लगा रखा है, और उस पर लिख रखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक गणतंत्र स्थापित करते हैं। तो गणतंत्र कैसा? तो ये सरकार हमारी कैसी है? गणतांत्रिक सरकार है। तो इसी से समझ आता है कि हमारा राज्य भी गणतांत्रिक है। अर्थात राज्य की पहचान सरकार से होती है। अर्थात राज्य की पहचान सरकार से होती है, और सरकार के माध्यम से ही राज्य को एवं उसके व्यवहार को न केवल समझा जा सकता है, बल्कि क्या, किस तरीके से नागरिकों के साथ व्यवहार करता है, इसको भी जाना जा सकता है। अर्थात सरकारें किस प्रकार से राज्य के नागरिकों के साथ व्यवहार करती हैं, वो राज्य का स्वरूप का प्रतिबिंब है। उसी से हम इसको समझ सकते हैं। अर्थात क्या, राज्य को सीधे नहीं जाना जा सकता, सरकार के माध्यम से ही राज्य को जाना जा सकता है। अगर किसी राज्य को समझना है तो उसकी सरकार देखिए, उससे समझ आ जाएगा कि सरकार या राज्य कैसा है। जैसे हम इंडोनेशिया के बारे में जानना है, हम इंडोनेशिया को नहीं समझते कि इंडोनेशिया कैसा स्टेट है, कैसा राज्य है, तो हमें देखना होगा सरकार का स्वरूप क्या है, काम करने का ढंग क्या है, उसी से समझ आ जाएगा कि राज्य कैसा है। चाइना के बारे में जानना है तो सरकार को देखिए, अमेरिका के बारे में जानना है तो सरकार को देखिए। कहने का मतलब क्या है? अर्थात राज्य का जो कार्यात्मक अंग होता है उसे क्या कहते हैं? उसे सरकार कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, इसको आगे बढ़ के अगला टॉपिक देखते हैं, शासन। क्या? शासन। अब हमें समझना है शासन यानी कि गवर्नेंस को। गवर्नमेंट समझी, अब गवर्नेंस को समझना है, शासन को समझना है। शासन क्या है? देखिए, सरकार के काम करने की प्रक्रिया
सरकार के काम करने की प्रक्रिया। देखिए, राज्य, राज्य में नीचे सरकार, ठीक है, और फिर नीचे शासन। राज्य में सरकार, और सरकार क्या करती है? शासन करती है। तो राज्य कैसा है? चलो ठीक है, राज्य जैसा भी है, डेमोक्रेटिक राज्य है। तो सरकार क्या है? राज्य का कार्यात्मक अंग, राज्य का कार्यात्मक अंग, यही तो समझा भी हमने पीछे। और ये क्या है? राज्य की, क्या लिखा है? सरकार को काम, सरकार के काम करने की प्रक्रिया। तो सरकार के काम करने की प्रक्रिया, तो सरकार के काम करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शासन कहलाती है। अर्थात इससे समझ आता है कि शासन कैसा है, शासन सुशासन है या सुशासन नहीं है, इससे समझ आ जाता है। अर्थात जब आप सरकार के काम करने की प्रक्रिया को देखेंगे तो उसी से समझ आएगा कि शासन कैसा होता है। तो शासन का सीधा संबंध किससे है? सरकार के काम करने की प्रक्रिया से, व्यवहार करने के, ठीक है, क्या कहा जाता है? यानी कि सरकार का काम करने की प्रक्रिया, उसका व्यवहार, ठीक है, इसी शासन से पता चलता है कि सरकार काम करने का ढंग अच्छा है या नहीं, अर्थात कैसा है? जन उन्मुख है या नहीं। कैसा है? जन उन्मुख या गैर जन उन्मुख। जन उन्मुख का मतलब है प्रो पीपल है या कैसा है? तो सरकारें कैसी होती हैं? सरकार, इसमें देखना है कि प्रो पीपल है, नॉन पीपल है, यानी कि लोगों के लिए काम करती है या नहीं करती है। गैर उन्मुख यानी कि जो लोगों के लिए काम ना करें, अर्थात किसके लिए काम करे? जो केवल शासन करने का काम करती है, उसे शासन से मतलब है। ये गैर उन्मुख यानी कि जो गैर जन उन्मुख का मतलब है जो लोगों के लिए काम ना करें। और जन उन्मुख का मतलब क्या है? जन उन्मुख का मतलब क्या है? जो लोगों के लिए काम करे। तो भारत की सरकार किसके लिए काम करती है? लोगों के लिए काम करती है। तो यही क्या है? भारत का शासन करने का, यही क्या है? भारत का शासन है। शासन करने का ढंग क्या है? यही है। सरकार का शासन करने का ढंग क्या कहलाता है? काम करने का ढंग क्या कहलाता है? शासन। सिंपल है, कुछ नहीं सोचना है। राज्य में सरकारें होती हैं, सरकारें शासन करती हैं। सरकार राज्य का कार्यात्मक अंग है और सरकार के काम करने का ढंग शासन कहलाता है। सिंपल, ठीक है। अब देखिए अगली, इसमें क्या होता है? यह है सुशासन। क्या है ये? सुशासन। अब सुशासन किसे कहते हैं इसी को समझना है। सुशासन किसे कहा जाता है? गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब अभी आपने पीछे गवर्नेंस देखा, ठीक है। तो काम करने की प्रक्रिया, सरकार के काम करने की प्रक्रिया, फिर मैं लिख देता हूं यहां राज्य सरकार शासन। अब ये शासन कैसा होगा? ये कैसा होगा? या तो ये डिक्टेटरशिप होगा, अर्थात लोगों के लिए काम नहीं करता, केवल अपने हितों के लिए काम करेगा। या कैसा होगा शासन? तो भारत जैसे देशों में शासन कैसा होना चाहिए? सुशासन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्रो पीपल होना चाहिए, क्योंकि भारत में डेमोक्रेटिक सिस्टम है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है? डेमोक्रेटिक। भारत में शासन और प्रशासन के लिए हमने लोकतंत्र को अपनाया है। तो कैसा शासन होना चाहिए? सुशासन। तो ये सुशासन का मतलब क्या है? सरकार के काम करने की प्रक्रिया जब जन उन्मुख हो, क्या हो? प्रो पीपल हो, तो उसी को सुशासन कहा जाता है। अर्थात जब सरकारें लोगों को ध्यान में रख के काम करें तो उसे सुशासन कहेंगे। इसमें क्या होता है? जन भागीदारी होती है, पीपल पार्टिसिपेशन, अर्थात कितने लोगों तक प्रशासन पहुंचा है। इसका मतलब अभी समझेंगे कि पार्टिसिपेशन क्या होता है। जन भागीदारी होनी चाहिए, कानून का शासन होना चाहिए, उत्तरदायित्व होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता होनी चाहिए, अनुक्रियाशीलता, रेस्पॉन्सिवनेस, यानी कि जब आपके शासन में सब चीजें हों, जन भागीदारी, कानून का शासन, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, अनुक्रियाशीलता, पीपल पार्टिसिपेशन, रोल ऑफ लॉ, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और रेस्पॉन्सिवनेस, ये चीजें देखी जाती हैं। इन्हीं से पता चलता है कि शासन सुशासन है। ठीक, इतनी बात समझ में आई? यानी कि हमें ये देखना है कि शासन कैसे काम कर रहा है। अगर आपका शासन सही काम कर रहा है, इस तरीके से काम कर रहा है, तो उसे कहेंगे सुशासन। और अगर ये ऐसे काम नहीं करता तो इसे समझेंगे कि ये कैसा है? ये सुशासन नहीं है। अब समझिए इस बात को। आगे देखिए अगली स्लाइड क्या कहती है। पीपल पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी का मतलब क्या है? जन भागीदारी का मतलब क्या होता है?
इसी को समझना है। देखिए, जन भागीदारी का तात्पर्य है सरकार का तंत्र जनता के लिए कितना सहज और सरल है। सिंपल सी बात है। जन भागीदारी का मतलब क्या है? जब शासन में आपकी जन भागीदारी होगी तो उसका मतलब क्या है कि सरकार का तंत्र जनता के लिए कितना सहज और सरल है, अर्थात आप कहाँ तक पहुंच रखते हैं सरकार के अंदर। यानी कि प्रत्येक पीपल के लिए क्या सरकार जवाबदेही रखती है? नहीं। अगर नहीं है तो वो जन भागीदारी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो सरकार में अधिक से अधिक जन भागीदारी हो। कैसे? वोटिंग के सिस्टम से, इलेक्शन के सिस्टम से, या किसी और जवाबदेही के माध्यम से, ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से। यानी कि जब लोगों की अधिकता जन भागीदारी बढ़ेगी तभी तो शासन सुशासन हो पाएगा। तो यही बात कही गई है। तो आसानी से जनता उसमें शामिल हो सके, आसानी से जनता उसमें शामिल हो सके, तो बिल्कुल सही बात है। भारत में बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम है। ठीक है, अब समस्या आती है कि चीज़ों को लागू कैसे किया जाए। लागू करने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि भारत में डाइवर्सिटी इतनी है, पीपल डाइवर्सिटी है, यहाँ पे क्षेत्रीय डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, सोशल डाइवर्सिटी बहुत अधिक है, कल्चरल डाइवर्सिटी इतनी है कि चीज़ों को लागू करने में समस्या होती है। अब समस्या कैसे होती है वही पढ़ेंगे, देखो आगे। तो वर्तमान में भारत की सरकारों के द्वारा ऐसी व्यवस्था बनाना संभव नहीं हो पाया है। केवल रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन यानी प्रतिनिधि भागीदारी संभव हो पाई है, अर्थात कोई हमारा प्रतिनिधि जाके काम करेगा प्रशासन में और शासन में, अर्थात हम डायरेक्ट भागीदार उसमें नहीं बन सकते। यही बात कही गई है। यानी कि जो पीपल पार्टिसिपेशन है, वर्तमान में भारत की सरकारों के द्वारा ऐसी व्यवस्था संभव नहीं हो पाई, अर्थात डायरेक्ट पीपल टू पीपल कनेक्शन नहीं हो पाता। क्या होता है? प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम ही हम उसे लागू कर पाते हैं। क्योंकि भारत में भी शिक्षा नहीं है, इतना संसाधन नहीं है, चीज़ों को लेकर इतनी अवेयरनेस नहीं है, टेक्निकल जानकारी नहीं है, रिसर्च नहीं है चीज़ों को लेकर, एजुकेशन पे इतना चीज़ें नहीं खर्च होती, तो डेवलपमेंट नहीं हो पाता, तो लोगों में अवेयरनेस नहीं बढ़ती, तो यही समस्या बनी रहती। इसलिए रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम यानी कि क्या, रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन कह सकते हैं आप इसे, ये ज़्यादा काम करता है इसलिए भारत में। तो ऐसे देशों में जहाँ पर ज़्यादा जागरूकता या सहजता या पढ़े लिखे या एजुकेशन कम होती है, उनमें समस्याएं पैदा होती हैं और रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम काम करता है अगर वहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है तो। ठीक, अगला देखिए, इससे आगे हम क्या समझते हैं। रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? कानून का शासन। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? कानून का शासन। तो कानून का शासन से क्या समझते हैं? कानून का शासन, इसका तात्पर्य है कि कानून के अनुसार शासन, अर्थात हर मामले में कानून को लागू किया जाना। देखो ये सेंटेंस कितना टफ है, भारत जैसे देशों के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा करेगा ये चीज़ें। कानून के अनुसार क्या? शासन। कानून के अनुसार का मतलब है जो विधायिकाओं में कानून बनते हैं, संसद में जो कानून बनेंगे उसके अनुसार ही शासन हो, अर्थात हर मामले में कानून को लागू किया जाना। हर मामले में कानून को लागू किया जाने का मतलब है कि लोगों पर उसे थोपा जाना। अब देखिए, इसे थोपा जाना थोड़ा शब्द नेगेटिव लगता है, लेकिन अगर हमारी मंशा अच्छी है, सुशासन है, सरकार के काम करने के ढंग अच्छे हैं, हमने अच्छी व्यवस्था को अपना रखा है, तो ऐसे कानून जो कुरीतियों को दूर करते हैं, लोगों को एजुकेटेड बनाते हैं, उन्हें सभ्य बनाते हैं, वे जरूर लागू होने चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कल्चरल रूप से उन्हें इफेक्ट करती हैं, तब हम रूल ऑफ लॉ को लागू करना मुश्किल हो जाता है। कैसे? जो कि भारत में हर मामले में अभी तक संभव नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया? सरकार कई प्रकार के दबाव समूहों के रूप में काम करती है। इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, कानून को स्थापित या कानून के शासन को स्थापित कर पाना मुश्किल हो जाता है। वर्तमान में भारत में कानून है, शासन है, लेकिन कानून के अनुसार शासन नहीं है। बिल्कुल अच्छी और सिंपल वे में समझा दिया इन्होंने इस बात को कि देखो कैसे। अब मैं इसको समझाता हूँ। जो सरकार होती है वे सत्ता में बने रहने के लिए जो सरकारें होती हैं वो सत्ता में बने रहने के लिए कुछ क्षेत्रीय दबाव समूह जो होते हैं, ग्रुप जो होते हैं, उनके कहने से चीज़ों को बदल देती हैं। जैसे अब आप ये समझिए, जैसे कॉमन सिविल कोड है, जैसे एक आपका कानून है कॉमन सिविल कोड। तो कॉमन सिविल कोड कहते हैं समान नागरिक संहिता।
कॉमन सिविल कोड का मतलब है समान नागरिक संहिता। अब देखिए, मान लेते हैं ये कानून संसद में बन जाता है। अब कानून संसद में बन जाता है, भारत में संसद में लिखा है कि रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून का शासन। अब जब ये बन गया तो इसे लागू करवाने का काम किसका है? विधायिका का काम है। तो विधायिका को इस पर काम करना पड़ेगा, तभी तो। अब विधायिका ने कानून बना दिया, कार्यपालिका आगे आएगी। कौन आएगा? कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम क्या है? कानून को लागू करना। भाई यही तो है। विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। विधायिका, जो विधायिका है वो क्या करती है? कानून बनाती है। कानून बनाती है। और कार्यपालिका कानून को लागू करती है। कार्यपालिका कौन सा अंग है सरकार का? वह अंग जो कानून को लागू करती है। जैसे संसद में कानून बनाया, अब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, नीचे के फिर होम मिनिस्ट्री और उसके नीचे जितना भी पुलिस वगैरह सिस्टम है, सब कार्यपालिका के अंग होते हैं। तो ये कानून को लागू कराते हैं। अगर कोई आपके घर पे कोई सम्मान आ रहा है, सरकार का कोई अंग, जैसे मान लीजिए पुलिस डिपार्टमेंट आता है किसी कानून व्यवस्था को लेकर, तो इसका मतलब क्या है? वो भी कार्यपालिका का ही अंग है। तो कार्यपालिका का अंग का काम क्या करना है? कानून को लागू कराना। संसद ने तो बना दिया, संसद में आपके लोग बैठे हैं, उन्होंने मिलकर कानून बना दिया कि ठीक है, पूरे भारत में कॉमन सिविल कोड लागू कर दो। अब देखिए, कॉमन सिविल कोड का मतलब क्या है? उत्तराधिकार, विवाह, तलाक और जो आपकी संपत्ति के जो मुद्दे होते हैं उसमें ये कॉमन सिविल कोड में रख के और पूरे भारत में एक साथ लागू कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भारत में जगह जगह पर थोड़े थोड़े कुछ किलोमीटर पर जाने पर ही, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर जाने पर ही कल्चरल सिस्टम, ज्योग्राफिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम, यहाँ तक कि सारे सिस्टम बदल जाते हैं। तो सभी लोगों पर एक कानून लागू करना थोड़ा मुश्किल होता है। यानी कि पूरे भारत को, इतनी डाइवर्सिटी को एक ही कानून में बांध देना थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। किस पे? हमारी संघीय व्यवस्था पे, हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम पे। तो इसलिए सरकार दबाव में रहती है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पर कुछ दबाव समूह होते हैं जो अपने कल्चर और सोशल सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, और वही प्रोटेक्ट करते करते रूल ऑफ लॉ यानी कि कार्यपालिकाओं पर दबाव बनाए रखते हैं, और पूरे देश में एक शासन या एक कानून को लागू करना मुश्किल हो जाता है। ये सही भी है, आप पूरे देश में एक कानून लागू नहीं कर सकते। यानी कि 140 करोड़ लोग हैं और 3000 किलोमीटर लंबी हमारी जो भारत की जो सीमाएं हैं, वहाँ पर आप एकदम से किसी एक विशेष कानून को लोगों पे नहीं थोप सकते। मान लिया, हो सकता है वो उत्तर भारत के कुछ राज्यों के लिए कानून अच्छा हो, लेकिन दक्षिण भारत के लिए वो कल्चरल सिस्टम दूसरा लागू हो सकता है, वहाँ पे वो लोग इसको स्वीकार ना करें। नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे, वहाँ पे उसको स्वीकार ना करें, हो सकता है उनका रिलीजियस सिस्टम उससे इफेक्ट होता हो, उनका कल्चरल सिस्टम उससे इफेक्ट होता हो, उनका सोशल सिस्टम उससे इफेक्ट हो रहा हो, तो वो उसको विरोध करेंगे ही करेंगे। देखिए, जब भी कोई बदलाव आता है तो विरोध तो उत्पन्न होता ही है, लेकिन अगर सरकार की मंशा सही है, काम करने का उसका ढंग है, और लोगों को वो समझा ले जाती है इस चीज़ के लिए कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं और आपको सभ्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए कानून बनाए गए हैं, तो चीज़ें कई हद तक सही हो भी जाती हैं। लेकिन अगर कार्यपालिका का इस तरीके से उपयोग किया जाए कि कानून बनाकर और सब पे थोपने की कोशिश करी जाए, तो समस्याएं पैदा हो सकती हैं भारतीय संघीय व्यवस्था को लेकर, क्योंकि संघ फिर बनना मुश्किल हो जाता है, तो भारतीय अखंडता के लिए समस्या पैदा होगी। तो इसलिए रूल ऑफ लॉ को पूरी तरीके से लागू करना मुश्किल होता है। इसलिए लास्ट की लाइन यही कहती है, जिससे कानून के शासन को स्थापित करना मुश्किल हो जाता है। वर्तमान में भारत में कानून भी है, शासन भी है, लेकिन कानून के अनुसार शासन नहीं है। कानून के अनुसार शासन ना होने का मतलब वही है कि हमारे भारत में डाइवर्सिटी है, अर्थात अनेकता या एकता कह सकते हैं। अनेकता में एकता वाला जो हमारा स्लोगन है वो इसीलिए है। ठीक है, अगर हमें देश में एकता बना के रखनी है तो अनेकता बना के अनेकता को प्रोटेक्ट करना होगा, अर्थात जो भारत की डाइवर्सिटी है उसे प्रोटेक्ट करना होगा। अगर हम उसे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे और अनेकता को इग्नोर करके एकता में यानी कि उस सबको एक ही चीज़ में ढालने की कोशिश करेंगे तो देश बिखर सकता है, क्योंकि यहाँ पर अलग प्रकार की नस्ल, अलग प्रकार के धर्म, अलग प्रकार का क्षेत्र, अलग प्रकार की भाषा, अलग प्रकार के दुनिया भर की चीज़ें हैं। यहाँ आप पूरे भारत पर एक सिस्टम लागू कर ही नहीं सकते, क्यों? इसीलिए भारत का जो राष्ट्रवाद है वो अनेकता में एकता वाला है। ठीक है, इसलिए यहाँ ना कोई हिंदू राष्ट्र लागू हो सकता है, ना कोई मुस्लिम राष्ट्र लागू हो सकता है, ना कोई सिख राष्ट्र, ना कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे उत्तर के 1-2 राज्य हैं जिनमें किसी विशेष संप्रदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं। दक्षिण में चले जाइए 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, फिर आपको अलग तरीके के लोग मिलेंगे।
तो इतनी डाइवर्सिटी के होते हुए ये चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। तो इसलिए हमें अनेकता को प्रोटेक्ट करके ही एकता में बनाए रखना जरूरी होता है। ठीक, तो ये बात हो गई। अब इसके आगे देखिए, रूल ऑफ लॉ के बाद क्या आता है? अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही का मतलब क्या है? ज़्यादा ऊपर चला गया। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, हाँ, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। अब देखिए जवाबदेही का मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल सा मतलब है, सौंपे गए कार्यों के प्रति क्या? जिम्मेदारी। बस, सौंपे गए कार्यों के प्रति जिम्मेदारी का मतलब क्या है? जो हमने विधायिका में जिन लोगों को बैठा रखा है, उन्होंने जो कानून बनाया है, उस कानून को लागू कराना है कार्यपालिका के माध्यम से। ठीक है, अब जो वो काम है, जो प्रो पीपल गवर्नमेंट है, गवर्नेंस है, वो अपनी जिम्मेदारी से काम करे। किसके लिए? कैसे? लोगों के लिए। तो सौंपे गए कार्यों के प्रति जिम्मेदारी को पूरा करना क्या कहलाता है? जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी कहलाती है। सुशासन में इसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि संविधान द्वारा सौंपे गए निर्देशों के प्रति सरकार कार्य कर रही है या नहीं। इसका मतलब क्या है कि सुशासन में क्या देखा जाता है? यही तो देखा जाता है कि सरकारें संविधान के अनुरूप कार्य कर रही हैं ना, या नहीं कर रही हैं। क्योंकि सरकार की अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही किसके प्रति है? लोगों के प्रति, लोगों के प्रति। और लोगों को यह अधिकार किसने दिया है? संविधान ने, संविधान ने। और संविधान को शक्ति किसने दी है? लोगों ने। तो लोगों ने संविधान अपने लिए ही बनाया है, और संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं सरकार को, वो सरकार संविधान के प्रति जवाबदेही है, अर्थात जनता के प्रति जवाबदेही है। अर्थात उसे अपनी चीजों को अपारदर्शित करना पारदर्शी करना पड़ेगा। तो इसी को क्या कहते हैं? अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। जब जो काम सौंपे जाते हैं उनको जिम्मेदारी से पूरा करना क्या कहलाता है? अकाउंटेबिलिटी। अब आगे देखिए, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है? पारदर्शिता। अब देखिए, पारदर्शिता, इसका तात्पर्य क्या है? जिसके लिए सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए, किसके लिए भाई? किसके लिए? लोगों के लिए ही तो, लोगों के लिए। कुछ भी भारत में किसके लिए होता है? भारतीय लोगों के लिए। उस तक सुविधाओं को पहुंचाना, कहाँ तक पहुंचाना? लोगों तक पहुंचाना। कहाँ तक पहुंचाना? लोगों तक पहुंचाना। अर्थात इसका तात्पर्य जिसके लिए सुविधाओं की व्यवस्था है, लोगों के लिए, वो काम किसके लिए करना? लोगों के लिए ही काम करना। उस तक सुविधाओं को पहुंचाना क्या कहलाता है? ट्रांसपेरेंसी कहलाता है। ठीक है, जैसे बैंकिंग सिस्टम है, प्रशासनिक सिस्टम है, किसी और डिपार्टमेंट का कोई और सिस्टम है जिससे डायरेक्ट लोग जुड़े हुए होते हैं, अगर वहाँ पे लोगों के लिए काम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? वहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बल्कि या जबकि संविधान ने उन्हें अधिकार दिया है कि आपको ट्रांसपेरेंट रूप से काम करना है, सरकारों को हर चीज़ बता देनी है, लोगों को अधिक से अधिक उसमें इन्वॉल्व करना है। यही तो ट्रांसपेरेंसी है। ठीक है, इसमें क्या है? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक किसी भी उद्देश्य से बाधा उत्पन्न ना करना। जैसे केवल अपनी जाति, अपने क्षेत्र के लिए काम करना नैतिक भ्रष्टाचार कहलाता है। समझ में आ रही ना बात? जैसे मान लिया किसी विशेष जाति का या किसी विशेष धर्म का या किसी विशेष क्षेत्र का व्यक्ति कहीं पोस्टेड हो जाए प्रशासन में, और वो केवल अपनी जाति या धर्म या अपने विशेष समुदाय के लोगों के लिए काम करें, तो वो ट्रांसपेरेंसी नहीं कहलाएगी। अर्थात ये नैतिक भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। ये बहुत ही बड़ा अपराध है। ऐसा करता होगा कोई पाया जाएगा तो संविधान में उसके लिए दंड की व्यवस्था है, और हमारे आईपीसी, सीआरपीसी में। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब समझ गए, ये भी एक प्रकार की जवाबदेहीता ही होती है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी। अब देखिए इसके आगे, रेस्पॉन्सिवनेस। क्या है? रेस्पॉन्सिवनेस। रेस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या है? अनुक्रियाशीलता। ये सब थोड़ा आपको टफ लग सकता है, इसे समझिए। रेस्पॉन्सिवनेस अर्थात आपको रेस्पॉन्स देना है। किसको? लोगों को देना है भाई, जनता के लिए काम कर रही है सरकारें। तो जिस प्रकार से दूसरा व्यक्ति अपने लिए सुविधाओं को महत्वपूर्ण समझता है, जैसे मान लिया कोई व्यक्ति या मैं ही हूँ, तो मुझे चाहिए सुविधाएं, संसाधन चाहिए। तो जब मैं कहीं पोस्टेड होऊंगा, किसी जन भागीदारी या किसी सरकार के अंग के रूप में काम करूंगा, तो लोगों के लिए काम करूंगा। तो जैसी सुविधाएं मुझे चाहिए, ऐसा सोचकर मैं दूसरे के लिए भी तो काम करूं,
तभी तो क्या कहा जाएगा, तभी तो अनुक्रियाशीलता कहलाएगी। रेस्पॉन्सिवनेस उसी को कहते हैं। उतना ही महत्वपूर्ण समझते हुए सक्रियता दिखाने दूसरे के लिए रेस्पॉन्सिव कहलाता है। अर्थात जैसा आप अपने लिए चाहते हैं ऐसी ही सुविधाएं और ऐसी ही व्यवस्था दूसरों के लिए भी करिए। इसी को रेस्पॉन्सिवनेस कहा जाता है, अनुक्रियाशीलता। इसके लिए क्या होना चाहिए, समानुभूति, एम्पैथी होनी चाहिए इसके लिए। ये इसका मेन ऑब्जेक्ट है। अगर आपके अंदर समानुभूति या एम्पैथी नहीं है तो आप गवर्निंग सिस्टम का पार्ट बन के या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का पार्ट बन के काम नहीं कर सकते। फिर ना आप ट्रांसपेरेंसी को फॉलो कर सकते हैं, ना आप अकाउंटेबिलिटी को, ना आप प्रो पीपल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप क्या हैं, आप एम्पैथी नहीं है। जब आप समानुभूति ही नहीं रखते तो आप दूसरे की समस्या को ऐसे समझ ही नहीं सकते जैसे वो दूसरा उसे फील कर रहा है। इसी को तो एम्पैथ कहते हैं। समझेंगे अभी, देखो अगली स्लाइड में मैं इसी को बताने जा रहा हूँ कि एम्पैथ किसे कहते हैं। तो रेस्पॉन्सिवनेस समझ में आया। जब क्या क्या है रेस्पॉन्सिवनेस, जैसा हम खुद के लिए चाहते हैं ऐसा ही हम दूसरों के लिए भी रेस्पॉन्स दें, उसी को रेस्पॉन्सिवनेस कहते हैं। अब देखिए एम्पैथ क्या है, इसको बिल्कुल समझाते हुए बताते हैं अभी। एम्पैथ क्या है, देखिए दूसरे की स्थिति को बिल्कुल अपनी तरह जानना, बिल्कुल सिंपल सा है। दूसरे की स्थिति को बिल्कुल अपनी तरह जानना, अर्थात जैसी स्थिति है ऐसा ही महसूस करना। जैसी स्थिति है ऐसा ही महसूस करना, क्या दूसरे के स्थान पर अपने आप को रखकर महसूस करना समानुभूति कहलाता है। ये सहानुभूति नहीं, ये समानुभूति है। समान अनुभूति अर्थात जैसा आप फील करते हैं दूसरे के लिए भी क्या आप ऐसा ही फील करते हैं, या जैसा आप अपने लिए चाहते हैं दूसरे के लिए भी ऐसा ही चाहते हैं, या दूसरा जिस समस्या में है और वो जैसा फील कर रहा है क्या आप उसी तरीके से फील कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे कहते हैं समानुभूति। अर्थात समान अनुभूति आपके अंदर ट्रांसफर हो रही है। जैसे मान लिया कोई दर्द से कराह रहा है या कोई भूख से कराह रहा है, ठीक है, तो आपको ये अनुभव होना चाहिए कि वो व्यक्ति किस पीड़ा से या किस दर्द से गुजर रहा है। अगर आप उस समानुभूति में निकल जाएंगे तो आप फिर न्याय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप? न्याय कर सकते हैं। न्याय के लिए समानुभूति सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। न्याय के लिए दया और सहानुभूति की जरूरत नहीं होती, वहाँ न्याय, उससे न्याय गलत हो सकता है। अगर आप न्यायिक अधिकारी हैं और आपके अंदर दया बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर सहानुभूति बहुत ज़्यादा है, तो आप 100% फेल हो जाएंगे अपने कार्यों में। लेकिन अगर आपके अंदर सहानुभूति नहीं है बल्कि समानुभूति है तो आप हमेशा सफल होते चले जाएंगे, ठीक है। इसी को कंपैशन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने इसी को क्या कहा? कंपैशन, सहृदयता। सहृदयता, इसी को महात्मा बुद्ध ने क्या कहा? कंपैशन, सहृदयता, ठीक है। तो एम्पैथी का मतलब समझ में आया कि आपको एम्पैथ होना है। ऐसा नहीं है कि दूसरा किसी पीड़ा से गुजर रहा है और आप उसका उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, या आप उसको समझ ही नहीं, अब जबरदस्ती उस पर अपने डिसीजन थोपने लग रहे हैं, तो इसे कहते हैं समानुभूति। अगर कोई ऐसा करता है तो समानुभूति नहीं हो पाता। वो बहुत लोग पूरा जीवन गुजार देते हैं, समानुभूति तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि ये आपके विकास की उच्चतम अवस्था में आती है। जब व्यक्ति का उच्चतम अवस्था में विकास होता है तभी समानुभूति होती है, नहीं तो दया तो सब में ही होती है। भाई देखो जानवरों में भी दया हो सकती है, उनमें समानुभूति नहीं होती, उनमें दया होती है। उनमें सहृदयता नहीं हो सकती, उनमें दया ही होगी, या फिर उनमें क्या होगा? पीटी। दया को क्या कहते हैं? पीटी। या तो उनमें दया होगी या फिर उनमें सहानुभूति होगी। समानुभूति जिसमें होगी उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे, अर्थात वो जीवन को ऐसे ही समझेगा जैसा वो है, वो प्रकृति को ऐसे ही समझेगा जैसा वो है, वो समाज की समस्याओं को ऐसे ही समझ सकता है जैसा वो है। तो एक न्यायिक अधिकारी में, प्रशासनिक अधिकारी में, सरकारों में, यहाँ तक कि जो लोगों को ऑपरेट करता है कोई भी डिपार्टमेंट हो फिर वो, उसमें समानुभूति जरूर चाहिए। और सामान्य जीवन को खुशहाल रखने के लिए भी समानुभूति होनी चाहिए, एम्पैथ होना चाहिए आप में। सहानुभूति कोई मायने नहीं रखती, आप में सहानुभूति है या नहीं है ये मायने नहीं रखता, आप में समानुभूति है या नहीं है ये मायने रखता है। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं और आप में समानुभूति नहीं है तो आप अच्छे इंसान नहीं हो सकते, क्योंकि आप अच्छा होना अफोर्ड ही नहीं कर सकते अगर आप में समानुभूति नहीं है, ठीक है। तो ये समानुभूति होती है। अब आ जाइए सहानुभूति को समझते हैं। सहानुभूति क्या है? सहानुभूति क्या होती है? इसे कहते हैं सिंपैथी। इसे क्या कहते हैं? सिंपैथी। वो क्या है? एम्पैथी। वो क्या था? एम्पैथ। और ये सिंपैथी है। व्यक्ति एक तरफ से सोचता है,
ठीक है, इसे सही गुण नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि सिंपैथी का मतलब है आप किसी एक के लिए, किसी एक ग्रुप के लिए, यानी कि आप पार्शल हो जाते हैं सिंपैथी में। जैसे मान लिया दो लोग हैं, दो लोग झगड़ रहे हैं, तो अगर आप सहानुभूति रखते हैं तो आप किसी एक के साथ सहानुभूति रखेंगे, दोनों के साथ सहानुभूति नहीं रख सकते, दोनों के साथ आप समानुभूति रख सकते हैं। ठीक है, तो आप हो सकता है वहाँ गलत हो जाए, हो सकता है जो पीड़ित है आपकी सहानुभूति उसके साथ नहीं है, हो सकता है आपकी सहानुभूति किसके साथ हो, जो शोषण करता है उसके साथ भी हो सकती है। जैसे कैसे होता है, महिलाओं के साथ होता है। जैसे जैसे मान लिया घर में किसी महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, तो कोई पुरुष आएगा तो वो सहानुभूति किसके साथ रखेगा, वो पुरुष के साथ रखेगा। सिंपल सी बात है, पैट्रियार्कल सिस्टम में वो सहानुभूति पुरुष के पास ही साथ ही रखेगा और वो महिला को दोषी ठहरा सकता है। तो इसलिए सहानुभूति नहीं, अगर उसमें समानुभूति होगी तो वो दोनों के, उस महिला के दुख को भी समझेगा और उस पुरुष के द्वारा किए गए अत्याचार को या उसके द्वारा किए गए कार्य को भी समझ सकता है। तो इसलिए ये गुण अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए ये गुण अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि आप सहानुभूति रख के गलत हो सकते हैं, समानुभूति रख के गलत नहीं हो सकते। तो जैसे किसी के एक के लिए सहानुभूति रखना, किसी एक के लिए का मतलब क्या, यही तो है कि आप सहानुभूति में किसी एक के लिए रख सकते हैं। जैसे मान लिया शेर ने हिरन को खाया, ठीक है, तो आपके अंदर अगर केवल सहानुभूति है तो आप हो सकता है हिरन के साथ हो जाएं, लेकिन भूख तो शेर को भी लग रही है। अब हो सकता है आपकी सहानुभूति शेर के साथ हो तो आप हिरन को नहीं मानेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि आपके अंदर समानुभूति का एहसास होना चाहिए, सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। इसको आगे समझिए। पीटी किसे कहते हैं, दया। यह है आपकी दया, पीटी। ये सबसे खराब गुण माना जाता है, पीटी। मतलब ऐसा नहीं है कि दया नहीं होनी चाहिए, खराब गुण का मतलब है कि आप इसके आधार पर गलत सिद्ध हो सकते हैं। देखिए कैसे, ये क्या कहता है, दूसरे की दशा को देखकर प्रभावित होना, दूसरे की दशा को देखकर प्रभावित होना। अगर आपके अंदर समानुभूति नहीं है तो आप दूसरे की दशा देखेंगे और तात्कालिक परिस्थिति से ही उसे जज कर लेंगे, ठीक है, और क्या आपके अंदर दया आ जाएगी और दया आकर आप डिसीजन ले लेंगे। जैसे हो सकता है कोई आपसे आके पैसे मांगने लगे, आपको दया आ गई, भाई फटे हाल है पैसे मांगने, हो सकता है वो ऐसा भेस भर के आया हो, ठीक है, तो ये दया का भाव है। लेकिन अगर आपके अंदर एम्पैथी है तो आप उसे पहले समझेंगे कि ये किस परिस्थिति में हो सकता है, उसे समझने की कोशिश करेंगे, उससे बात करेंगे। जैसे मान लिया आप कहीं पे पोस्टेड हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव आप ऑफिसर हैं और वहाँ पे कोई महिला आती है, ठीक है, वो आपके सामने रोने लगती है, गरीबी का एहसास दिलाती है, लेकिन आप पहले क्या करेंगे, अगर आप दयावान हैं, पीटी है आपके अंदर, तो आप दया में क्या कर जाएंगे, सरेंडर कर जाएंगे और तुरंत उसकी हेल्प कर सकते हैं किसी तरीके से। हो सकता है अपनी जेब से पैसे निकाल के दे दे, लेकिन क्या आप कितने लोगों को पैसे देंगे, ऐसे तो आपकी जेब खाली हो जाएगी। तो आप भी एक लिमिट तक ही हेल्प कर सकते हैं, लेकिन पता लगा बाहर तो 1000 लोग खड़े हैं इस तरीके से रोने के लिए, तो वहाँ पे वो चीज़ें काम नहीं आने वाली, वहाँ पे काम पीटी नहीं आएगी, बल्कि सहानुभूति की जगह क्या आएगा, समानुभूति आएगी। आप पहले ये पता करेंगे क्या सच में ही इसको ज़रूरत है, अगर उसको सही में ज़रूरत है, वो ढोंग नहीं है, उसको सही में ज़रूरत है, तो फिर आप ये देखेंगे सरकारी योजनाएं ऐसी क्या चल रही हैं जो हम इसको हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी जेब से पूरे भारत की पूर्ति नहीं कर सकते, यही आपको समझना है, ठीक है। तो पीटी में क्या होता है, इस नाते उदार हो जाना दया कहलाता है। तो वो व्यक्ति क्या होगा, सामने की तात्कालिक परिस्थिति को देख के क्या हो जाता है, उदार हो जाता है। यह व्यक्ति का मूल गुण नहीं होता, ये मूल गुण नहीं होता उसका, ये परिस्थिति पे डिपेंड करता है। कैसे, ये स्थिति के अनुसार होता है। ये किसके अनुसार होता है, यह स्थिति के अनुसार होता है। इसमें दूसरा प्रभावी होता है और दयावान व्यक्ति निष्प्रभावी होकर झुक जाता है, सरेंडर कर जाता है। जैसे आपने कभी कभी वीडियो देखी होगी कि एक शेर भागा हुआ जा रहा है किसी बंदर के पीछे और उसने उसको खा लिया बंदर को, लेकिन उसका बच्चा, उसको देखकर शेर को दया आ गई। तो शेर को दया आने का मतलब क्या शेर कोई इतना अच्छा प्राणी है कि वो उसको छोड़ देगा, नहीं, क्योंकि दया शेर का गुण नहीं है, वो उसके लिए भोजन है। तो वो अचानक से आ गई उसको देखकर, तो उसे वो दया आई, वो उसका गुण नहीं है, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, जबकि उसने उसकी माँ को ही खाया है। कारण वो अगर उसमें से एम्पैथी होती तो वो ये देखता है कि इसकी माँ को नहीं खाना चाहिए, ये इसका जीवन है, इसका जीवन इस पर निर्भर है, तो उसे बच्चे को देखकर दया आ गई। तो वहाँ पे कौन सा भाव था, वो दया का भाव था, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या होता है, ये सरेंडर हो जाता है, यानी कि ये जो दूसरा प्रभावी होता है, दयावान व्यक्ति क्या हो जाता है, निष्प्रभावी हो जाता है और निष्प्रभावी होकर सरेंडर कर देता है।
दया व्यक्ति का दोष हो सकता है, ये दोष हो सकता है, दोष हो सकता है दया। जैसे मान लिया कोई मांसाहारी है, मान लिया मैं मांसाहारी हूँ, मैं शाकाहारी हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास शाकाहार को पचाने के लिए मेरे इंटेस्टाइन उसे अलाउ नहीं करती, तो मुझे मांस ही खाना। अब मुझे दया आने लगे तो जीवों पे दया करना चाहिए, तो जीवों पे दया करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं तो भूखा मर जाऊँगा, तो ये दोष हो गया ना, तो अपने जीवन को भी बचाना है। ठीक है, तो ऐसे ही दूसरे तरीकों में, जैसे आप कहीं पे आईएएस अधिकारी हैं या कहीं पे पीसीएस अधिकारी पोस्टेड हैं, वहाँ पे आप देखें किसानों की अवस्था बहुत बुरी है, उनके फटे हाल हैं, गरीबी से गुजर रहे हैं, कोई किसान आ गया आपके पास में, तो आप ये नहीं देखेंगे, आपको तुरंत दया नहीं आनी चाहिए कि आप दया आइए अपने कपड़े उतार के दे दिए, अपने बटवा दे दिया उतार के ले जाओ पैसे। ये दोष है, ये गुण नहीं, ये कैसा, ये गुण नहीं है, ये दोष है, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है, व्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि ये व्यवस्था को कैसे टैकल किया जाएगा, अर्थात आप उनके जिस चीज़ से वो गुजर रहे हैं, जिस शोषण से वो गुजर रहे हैं, उस शोषण को ख़त्म करने की कोशिश करनी है, ना कि उसका तुरंत समाधान निकाल के जेब से देना है। आप कितनों की जेब भर सकते हैं, नहीं भर सकते ना। तो यह एक परिवर्तित गुण है। कैसा गुण है? एक परिवर्तित, यानी कि तुरंत उत्पन्न हो सकता है। जैसे मान लिया एक घायल व्यक्ति पड़ा है, ठीक है, आप निकले जा रहे हैं, आपको लगा कि इसकी हेल्प करना चाहिए, लेकिन आपने कहा अगर छोड़ो कोई देख लेगा, इसका मतलब आप में अभी दया नहीं है। लेकिन हो सकता है अब 2 दिन बाद आपको फिर से कोई ऐसा व्यक्ति मिले तब आपको दया आ जाए। तो ये स्थायी गुण नहीं होता। ये कैसा गुण होता है? ये परिवर्तित गुण होता है। ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। इसे सही गुण नहीं माना जाता। ये क्या है? ये दोष हो सकता है। इससे आप गलती कर बैठ सकते हैं। इसलिए कहते हैं इमोशनल फूल व्यक्ति जो होता है वो दयावान ही हो सकता है। ठीक है, जिसके अंदर एम्पैथी है आप उसका बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो ये क्या है? यही आपके प्रशासन में बहुत इनका बड़ा रोल होता है, पृथ्वी वगैरह का। अब देखिए सहृदयता किसे कहते हैं? कंपैशन, सहृदयता, कंपैशन, कंपैशन, सहृदयता। ठीक है, सहृदयता। जैसे नदी इसलिए बहती है कि वह उसका गुण है। भाई ये किससे निकलता है? ये एम्पैथ से निकलता है। ये एम्पैथी से आता है। किससे आता है? सहृदयता एम्पैथी से आता है। जैसे देखिए समझने की कोशिश करिए। जैसे नदी इसलिए बहती है कि वह उसका गुण है। फूल इसलिए महकता है कि वह उसका गुण है। अर्थात समानुभूति की स्थिति जब स्थायी हो जाए, अर्थात समानुभूति की स्थिति जब स्थायी हो जाती है तो उसे करुणा कहा जाता है, अर्थात उसे सहृदयता कहा जाता है। करुणा, सहृदयता, कंपैशन सभी एक चीज के नाम है। करुणा नाम दिया महात्मा बुद्ध ने। क्या नाम दिया? महात्मा। ये नाम किसने दिया? महात्मा बुद्ध ने। इसी को महात्मा बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने किसको? कंपैशन को, सहृदयता को क्या कहा? करुणा। सहृदयता, सह का मतलब है ऐसा ही, जैसे दूसरा महसूस कर रहा है उसे ही सहृदय होना। मानव का सर्वोच्च विकास इसी पर निर्भर करता है। अर्थात मानव का सर्वोच्च विकास किस पे निर्भर करेगा? सहृदयता पे। किस पे? करुणा पे, कंपैशन पे। और यही चाहिए किसी भी चीज, किसी भी ऑफिसर्स को यही चाहिए होता है। करुणा, सहृदयता, एम्पैथ उसमें होनी चाहिए। सहानुभूति की और पीटी की जरूरत नहीं होती, दया की कोई जरूरत नहीं है। दया से आप प्रशासन नहीं चला सकते, सरकार नहीं चला सकते। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कंपैशन, सहृदयता। ठीक, इतना आ गया समझ में। अब देखिए एक है प्रशासन, कि प्रशासन किसे कहते हैं, प्रशासन किसे कहा जाता है। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार के कार्यकारी अंग को प्रशासन कहा जाता है। सरकार के कार्यकारी अंग, देखिए ऊपर क्या लिखा था? राज्य, राज्य, राज्य के नीचे सरकार, सरकार के काम करने का ढंग शासन। भाई इसका कार्यात्मक अंग, किसका कार्यात्मक अंग? राज्य का। तो राज्य का कार्यात्मक अंग कैसा है? राज्य का कार्यात्मक अंग, राज्य का कार्यात्मक अंग इसमें से लेना पड़ेगा क्या? चलो छोड़िए, किसका? राज्य का कार्यात्मक अंग सरकार कहलाती है। और ये क्या है? शासन, काम करने का ढंग, काम
करने का ढंग किसका? सरकार का। किसका? सरकार का काम करने का ढंग शासन कहलाता है। और सरकार के कार्यकारी अंग किसका? सरकार का। सरकार का कार्यकारी। सरकार का कार्यकारी अंग क्या है? यही तो प्रशासन है। सरकार का कार्यकारी अंग प्रशासन कहलाता है। ठीक है। सरकार के सभी प्रकार की गतिविधि प्रशासन के द्वारा संचालित की जाती है। अर्थात सरकार जिसके माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, जिसके माध्यम तक सुविधाएं पहुंचाती है, जिसके माध्यम से लोगों तक कनेक्ट होती है, वही क्या है? प्रशासन है। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा है, वही क्या है? प्रशासन है। भाई सरकार ऊपर बैठी है, ऊपर का मतलब है सरकार और जनता के बीच में जो इतना बड़ा गैप है, यानी कि कोई प्रत्येक व्यक्ति तो मिनिस्ट्री में जाके बात नहीं कर सकता, ना अपनी समस्या रख सकता है, तो वो किसके माध्यम से जाएगा? जो कार्यपालिका का अंग है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वहां तक जाएगा। वो किसका अंग है? वही सरकार का क्या है? कार्यकारी अंग है, उसी को प्रशासन कहा जाता है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था, ये आपकी समझ में आ गया। देखिए लोक प्रशासन किसे कहते हैं? लोक प्रशासन। लोक प्रशासन सीधे समझिए इस बात को कि लोक प्रशासन किसे कहा जाता है? लोक प्रशासन किसे कहा जाता है? लोक और प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ऐसा शासन जो लोगों के लिए हो। पब्लिक का मतलब लोगों के लिए, इसके शब्द से ही निकलता है लोक, लोगों के लिए, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोगों के लिए काम करे। प्रशासन का प्रबंधन या प्रशासन का प्रबंध लोक प्रशासन कहलाता है। जितना बेहतर ढंग से प्रबंध होगा उतना बेहतर प्रशासन कहलाएगा। मतलब अच्छे तरीके से काम करना है लोगों के लिए, तो इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए स्मार्ट जरूरी है। स्मार्ट का मतलब आपका जो प्रशासन है वो कैसा होना चाहिए? वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब, एस का मतलब क्या है? सिंपल होना चाहिए। एम का मतलब उसमें मोरलिटी होनी चाहिए। ए का मतलब अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आर का मतलब रेस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए। और टी का मतलब वो ट्रांसफरेबल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो आपका प्रशासन है, जब वो सिंपल होगा, जब वो मोरल होगा, जब वो अकाउंटेबल होगा, रेस्पॉन्सिव होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, तभी तो अच्छे से काम कर सकता है। अर्थात स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट की फुल फॉर्म ऐसे बनी है। ठीक है, अब देखिए आई वे डिजिटल या डिजिटल इंडिया प्रोग्राम क्या है? आई वे का मतलब है जब डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम चलाया गया है, वो उसका जो सबसे बड़ा यूज होगा वो स्मार्ट को लागू करने में ही होगा। क्योंकि जो सिंपलिसिटी, सिंपल का मतलब है आसान, लोगों तक सहज पहुंच, तो जब सब लोगों तक इंटरनेट और हाईवे डेवलप हो जाएगा तो प्रशासन भी सब लोगों तक पहुंच जाएगा। क्या सिंपलिसिटी के बाद में क्या? मोरलिटी। तो जब लोगों तक पहुंच जाएगा तो लोगों के और सरकार के बीच में मोरल सिस्टम डेवलप होने लगेंगे, जवाबदेहिता बढ़ जाएगी, रेस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाएगा, ट्रांसपेरेंसी अच्छे तरीके से काम करने लगेगी। तो लोक प्रशासन को कैसा होना चाहिए? स्मार्ट। यानी कि प्रशासन जब स्मार्ट होगा तभी उसे लोक प्रशासन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, हाँ हो गया लोक प्रशासन। अब ये आपकी स्लाइड खत्म हो गई है, तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। आपने जो टर्मिनोलॉजी समझी है आज, वे प्रशासनिक सिस्टम के लिए, शासन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और एक प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक को इन चीज़ों का पता होना चाहिए। क्योंकि जब आप एडमिनिस्ट्रेशन का भाग बनेंगे और उसके लिए काम करेंगे तो आप में ये चीज़ें, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, सरकार क्या होती है, सरकार के अंग प्रशासन क्या होते हैं, ये आपको समझ आना चाहिए। और सिंपल एक सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले से ये आशा रखी जाती है कि ये चीज़ें उसको समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। सभी को नमस्कार, जुड़े रहिए हमसे और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए।